वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा पहले आपको रिकैप दे दूं, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल था। मैं चाह रहा हूँ कि 5-10 मिनट में इसको थोड़ा सा आपको अगेन जो है वो ठीक है। सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट किया हुआ था बच्चों, और चलो बच्चे जब तक आ रहे हैं हम जब तक जो है अपना स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा ना रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पुरानी क्लास का थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ। आपके साथ ही हैंड रेज। जी जी बच्चा बोले। चले मैंने बोल दिया है, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चले आ जाएगी बेटा, टेंशन ना ले। ठीक है बच्चा, कल हमने आपको कुछ बताया था कि कोई बॉडी जब मूव करती है तो उसके सेंटर में एक एंगल बनता है, जब कोई बॉडी 2 पॉइंट से मूव करती हुई। ठीक है, यहाँ से कोई बॉडी मूव कर रही है और किसी पॉइंट पर जा रही है बेटा, तो उसके सेंटर में एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्वांटिटीज में आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। यहाँ पर बेटा इसके पास क्या होता है? ठीक है, या मैं पूरा पूरा नहीं लिखता, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिकैप है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चे, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक था। और इसके जो यूनिट्स बच्चों क्या क्या है? इसका यूनिट आपके पास हमने बताया था रेडियन, और हमने बेटा आपको बताया था डिग्री, और बच्चा हमने आपको बताया था रिवोल्यूशन। और बेटा इसके बाद हमने आपको बताया था इसमें जो चेंज आ रहा होता है वो कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। सही है। एंगुलर वेलोसिटी में जब चेंज आता है टाइम के हिसाब से तो वो बनता है अल्फा। इसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इनके यूनिट हमने आपको बता दिए थे। फिर बेटा मैंने आपको बताया था, अच्छा इसकी डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से बेटा इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इन दोनों की डायरेक्शन हमने क्या बताया था आपको? राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल से। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था हर पॉइंट पर वेलोसिटी होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होती है जिसे आप कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके हमने बेटा बहुत सारे आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी के बाद बेटा, अगर तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, इफ इसका जो है बेटा इफ मैग्नीट्यूड चेंज, अगर तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था ना,
तो आपके पास प्रोड्यूस होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और वो भी टेंजेंट होता है सर्कल की। आप टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पर, अगर बार बार इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कभी 10, कभी 20, कभी 30, तो मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर निकालूं, तो हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो बेटा आपको जो है बेटा मिल जाएगा, ठीक है। सही है, टेंजेंशियल। अगर नहीं हो रहा, इफ नॉट, इफ नॉट बेटा, अगर इफ नॉट, देन बच्चा एट ही आपके पास जीरो होगा। ये किसकी एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं, जो आप पढ़ते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ इसके एमसीक्यूज आपको करवाए थे, और काफी सारी हमने इसकी स्टडी की थी। तो अगर डायरेक्शन, अगर बेटा आपकी क्या चेंज हो रही है, इफ डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बच्चा मेरा क्या हो रहा है अभी? अभी आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है, एसी। और एसी हमेशा, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, ये हमेशा क्रिएट होता है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है मेरा बेटा? हर पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ये यहाँ पर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा यहाँ होता है। अगर आपकी बॉडी इस पॉइंट पर पहुंची है, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा आपके पास क्रिएट हो रहा होता है हर हर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूं होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर देखेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चे यूं होगा। तो ये हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा होता ही होता है। सही है। और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, याद कर लो इसकी डेरिवेशन से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हमने निकाला था वो निकाला था वी स्क्वायर अपॉन आर, और वेक्टर फॉर्म के लिए आप आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते हो। सही है, ये फार्मूला था। अच्छा, और बेटा फार्मूला जो मैंने लिखा था वी का फार्मूला ओमेगा के साथ क्या था? आर ओमेगा, ठीक है। तो अगर आप वी की वैल्यू यहाँ पुट करते हो ना एसी में, तो इसका एक और फार्मूला बन जाता है आर स्क्वायर ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला बन जाता है। मैंने आपको एस इक्वल टू आर थीटा भी बताया था। एंगुलर एक्सेलरेशन एस के साथ लीनियर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास आर अल्फा के बराबर होता है। ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कल, और कुछ अगर मेरे दिमाग से मिस हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। आज हम ना सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे कल मैंने आपको बता दी थी, बट फिर भी हम इसको आज कोशिश करेंगे आपको दोबारा से बता दें, ठीक है बेटा। तो इस रिकैप में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे बता दें। ये कल वाला टॉपिक था, मैंने इसमें कुछ आज नया नहीं पढ़ाया। मैं चाह रहा था मेरे बच्चों को ना कल से थोड़ा सा ट्विस्ट मिल जाए, ताकि हम आज जो पढ़े तो आपके जहन में चीजें रिवाइज हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब क्लियर है बच्चों? इज दैट ओके? जस्ट रिपीट किया बेटा, जो बच्चे नए हैं परेशान हो, वालेकुम अस्सलाम। इट्स जस्ट रिपीटिशन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर, सो डोंट बी। नहीं, अब तक कुछ नया नहीं पढ़ाया, बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारा पुराना टॉपिक है, बट मैं उसको आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने कल आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी पढ़ा दी थी। आई डोंट नो व्हाई, बट हम आज सेंट्रीपिटल फोर्स से दोबारा अच्छे से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी जी, आ जाए आ जाए, कोई मसला नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आज हमारा सर्कुलर मोशन आज क्लियर हो जाएगा। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चे, ये हमने आज खाली पढ़ा है, कल का रिकैप किया है। इसमें कुछ मिस हो गया तो मुझे बता दो, ताकि मैं उसको भी बता दूं। बाकी आई होप कि मैंने इसमें सब पढ़ा दिया।
बिल्कुल बिल्कुल। एमसीक्यूज तो बेटा साथ साथ चलेंगे ना, एमसीक्यूज के बगैर थोड़ी कुछ हो सकता है। आज हमने बहुत आपको चीजें कॉन्सेप्चुअल। यार ये कौन सी कंपटीशन कंपेनियन एआई मत बचा करो यार। ये कौन बचा कर रहे हैं? किस चीज की रिक्वेस्ट भेजते हो आप लोग मुझे? ये पता नहीं कौन सी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। बेटा सब अपलोड हो गया है, आपको शायद मिल जाएंगे आज। बस देख लें। आपको वहां से भी मिल गया अब्दुल अहद, यहाँ से भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह। टाइम टाइम की बात होती है ना बच्चे। हम आपको वहां से भी पढ़ लें। आपको कुछ नया वहां से मिल जाएगा, कुछ नया आपको यहाँ से मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा, अब ना याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, हम खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल पल्लू में बांधनी है। आपका जो पूरा इंटर कोर्स है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के गिर्द घूम रहा है। इसमें से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। इस मोशन में चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है ना, तो इसलिए इस मोशन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी जीरो होता है, याद रखिएगा। इस मोशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर मोशन यूनिफॉर्म ना हो तो फिर आपके पास टेंजेंशियल भी होता है और सेंट्रीपिटल दोनों होते हैं। सेंट्रीपिटल तो हर हाल में होगा, बिकॉज डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, बट टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आपका भी पंखा घूम रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चा यहाँ से मैंने, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म हो तो मैंने कल एक और फॉर्मूला मुझे भी याद आ गया है कि एक्सेलरेशन दोनों है, टेंजेंशियल भी है और सेंट्रीपिटल भी है। तो आप दोनों का स्क्वायर को, वही राइट एंगल ट्राइंगल वाला, ठीक है, दोनों का स्क्वायर ले जमा करो, उसका रूट ले लो, तो आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ऐसे ही आप इसका एंगल मालूम कर सकते हो रिजल्टेंट किस तरफ लग रहा होगा। ये अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन आप चूंकि यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो आपके पास टेंजेंशियल होता ही नहीं है, तो आप ए टी यहाँ पर जीरो जो थोड़ा पुट तो करो, आपके पास ए सी की वैल्यू ए सी आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्म पढ़ रहे होते हैं, यूनिफॉर्म में ये दोनों जीरो होते हैं, यूनिफॉर्म में जस्ट थीटा होता है, ओमेगा होता है, एसी होता है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की बेटा डेफिनेशन आ सकती है, तो हम जरा अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं आप। सही है। अब हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और चादर नहीं खींचो बेटा, कॉकरोचेस कॉकरोचेस को भगा दें, ठीक है। कोई कॉकरोच के डर से उठना नहीं चाहिए बच्चा। आप आस पास अगर आपके कॉकरोचेस हैं तो उनको जरा सा भगा दें, चूहों को भगा दें, और हम जरा अपना टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये वो फोर्स होती है मेरा बच्चा जो कि, अच्छा इससे पहले एक और छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं। अब चूंकि मोशन सर्कुलर मोशन है और सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि वेव होती है ना, आपको जब आपने बचपन में पढ़ी होगी वेव। वेव क्या होती है मेरे बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा हुआ, इसमें जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक पूरा होने में, वो लगता है टाइम पीरियड। बेटा वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है, एक बॉडी ही थी, वो बॉडी घूम के गई 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 गई, एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, तो उसने एक ना, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, या पीरियड का वर्ड, पीरियड हो या टाइम पीरियड हो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट चक्कर हुआ, उसमें टाइम कितना लगा, ठीक है। पूरा पाई, आधे तक पाई है और टू पाई, ठीक है। मैं आपको बल्कि लिखवा देता हूँ ताकि आपको ये परेशानी ना हो। और इसमें एक बड़ा जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है जो मैं इंटर में बच्चों को वैसे तो असाइनमेंट के लिए देता हूँ, बट आपको मैं लिखवा दूंगा। पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ रोटेटिंग बॉडी, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ रोटेटिंग बॉडी टू
कंप्लीट वन चक्कर, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन चक्कर, कम वन रिवोल्यूशन, ये इसको आप साइकिल भी कह सकते हैं, पूरा एक साइकिल। ये कहलाता है मेरा बच्चा टाइम पीरियड, या सिंपल इसको आप पीरियड भी कहते हो। ठीक है, इसको बेटा आप लोग पीरियड भी कहते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कहता हूं बेटा, जैसे थीटा इज इक्वल टू, अच्छा बिल्कुल मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ मेरा बच्चा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा अपॉन टाइम। ठीक है, एक पूरा चक्कर कब कंप्लीट होता है मेरा बच्चा? एक पूरा चक्कर कब कंप्लीट होता है? जब आप थीटा यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया पाई तक, फिर दोबारा कंप्लीट किया तो ये 2 पाई तक, 2 पाई तक पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है ना, तो पूरा 2 पाई, 2 पाई चक्कर कंप्लीट किया उसने। इसमें जो इसको टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। एक पूरा कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करने में मेरा बच्चा जो टाइम लगेगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, एक पूरा 2 पाई कंप्लीट करने में। तो मैं अब यहां पर मैं इसको ओमेगा रहने देता हूँ, थीटा की जगह पुट करता हूँ मेरा बच्चा 2 पाई। तो अब इस 2 पाई में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम कहलाएगा टाइम पीरियड टी। सिंपल। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टाइम को अलग कर लूं मेरा बच्चा, तो ये बन जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये दोनों टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं। सही है, ये दोनों टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं। अच्छा, अभी आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर टाइम पीरियड ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो ये आपने क्या बात कर दी। ठीक है, एक चीज होती है, आप बोलोगे ना, सोचोगे यार सर क्या बोल रहे हो, ओमेगा ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ओमेगा मेरे बच्चों क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल होती है। इसी को मैं एंगुलर एंगुलर, ये ओमेगा जो है ना, ये वाला ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी काउंट होगा, इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में चक्कर पूरे होना कितने पर सेकंड में, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको कहते हैं। कंडीशन क्या है ये आपने इंटर में पढ़ी होगी, आपको टीचर ने बताई होगी, मैं आपसे एंगुलर, अच्छा वो ऊपर एंगुलर वेलोसिटी थी, सॉरी 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 माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। आप बोलोगे सर ये तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, मैं बोलूंगा बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी होती है, बट इस फॉर्मूले में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे हो गई? फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। तो एक अब कंडीशन क्या है कि जिसमें मैं बोलूंगा ये आप इसको चाहे एंगुलर वेलोसिटी बोलो चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, वो कंडीशन क्या है बेटा? वो कंडीशन क्या है, सुन लो गौर से। वो कंडीशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो कंडीशन क्या है मेरा बच्चा? जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अब इनमें कोई फर्क नहीं है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को भी आप चाहे रिप्रेजेंट करो चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, टी इज रिप्रेजेंट फॉर टाइम पीरियड। सही है, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को। ठीक है बच्चा, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग याद रख लो। क्योंकि आप खुद सोचो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो इक्वल इंटरवल में टाइम वो घूम रहा होगा ना, इसलिए इट इज आप कॉन्सेप्ट जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, बट ये आप कंडीशन अपने जहन में रख लो। नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिर अलग 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 काउंट होंगे, फॉर्मूले अलग चेंज हो जाएंगे, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? कोई मुश्किल नहीं है। एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड, विच इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। हमने निकाल लिया, आप ये याद कर लो। डेरिवेशन समझ में नहीं आ रही, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप फॉर्मूले कम से कम याद करो, आपने नहीं भूलने। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है,
या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब आपको फार्मूले अगर पुराने भी याद है ना, तो आप यहाँ ओमेगा का फार्मूला पुट कर सकते हो। अब इसे फार्मूले आपको सब बनाने आने चाहिए मेरा बच्चा। कौन सा फार्मूला मैं बोल रहा हूँ बेटा? फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा का। तो मेरा बच्चा ओमेगा क्या बन जाएगा? v अपॉन आर, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये ओमेगा का फार्मूला है, इसको आप यहाँ पुट कर दो। ये आप अगर उठा के इस ओमेगा की वैल्यू को अगर आप उठा के, तो आपका टाइम पीरियड का थोड़ा सा और मुश्किल फार्मूला बन जाएगा। तो बेटा ये फार्मूले तो अब मैं आपको याद नहीं करवा सकता, आप यहाँ पुट कर दो तो आपके पास ये बन जाएगा। ओमेगा की जगह पुट कर दो v अपॉन आर। तो ये आर डिवाइड के भी डिवाइड में आ रहा है बच्चा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी। सही है। सो बहरहाल ये आप मुख्तलिफ फार्मूला पुट कर करा के कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये फार्मूले बन सकते हैं, तो आपको फार्मूले इसमें काफी याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो बहरहाल आप छोड़ते हैं इसको। आप अब हम आते हैं जरा सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जैसा कि आपको समझ में आ गया ना मेरा बच्चा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगी। इसको मैं आज फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ाऊंगा। इसमें से एक बड़ा खतरनाक सा एमसीक्यूज बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चे जी, अब देखो मेरा बेटा। ये देखो बच्चों, अब ये हमारी एक बहन है जो कि दूध डाल के बाल्टी घुमा रही है, ठीक है। अब ये बाल्टी में जो है वो दूध ना गिर रहा नहीं है, और रस्सी से इन्होंने पकड़ी हुई है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर रस्सी मौजूद है, तो वो उसको हम छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल अगर रस्सी ना हो तो, बल्कि इसको ना मैं टेंशन वाले में लेके आऊंगा। हाँ छोड़ो इसको। This diagram will come in the formula when we will talk about the tension. तो मेरा बच्चा देखें, अर्थ हमारी घूम रही है सन के गिर्द, ठीक है। सन जमीन के ऊपर एक की तरफ फोर्स लग रही है। ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, जिसकी हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ना सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होती है, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सिंपल बेटा, उसका फार्मूला मैंने कल आपको बताया था। एफ इज इक्वल टू, मेरा बच्चा क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना बच्चा जी। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी होगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है मेरा बेटा, तो आप ए का फार्मूला आपको याद है? ए सी आप पेपर क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। चूंकि आपके पास ए सी का फार्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और मेरा बेटा एक और फार्मूला हमने ड्राइव किया था इसमें पुट करके, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ओमेगा की फॉर्म में मेरा बच्चा क्या बन जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। दोनों फार्मूले करेक्ट है। कभी आपको ओमेगा दे दिया जाता है, कभी आपको वी वेलोसिटी दे दी जाती है। तो आपके पास दोनों फार्मूले ठीक हैं, ठीक है। अब आपके पास, आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये,
हाँ, ओमेगा भी आप 2 पाई बाई टी भी मालूम पुट कर सकते हो बेटा। आप स्कोर स्कोर करने के लिए 2 पाई अपॉन टी भी पुट कर सकते हो, तो आपका ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। आ, अगर मैं ये फार्मूला है जब ये फार्मूला है जब एक्सेलरेशन, और ये फार्मूला है जब, और अगर आप ओमेगा की वैल्यू बेटा डिफरेंट पुट कर देते हो, ये सारे फार्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होते तो आपको कम से कम जल्दी जल्दी ड्राइव कर लेने चाहिए। ओमेगा की जगह आप 2 पाई अपॉन टी पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा एट द लास्ट, क्या बन जाएगा यार, 4 पाई स्क्वायर MR। सही है। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, एक चीज जो आपको पढ़ाई जाती है जो कि रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, वो होती है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के एक रिएक्शन में फोर्स भी होनी चाहिए ना। तो वो जो रिएक्शन में फोर्स लग रही होती है वो कहलाती है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हेलो। भाई अपना ऑर्डर दे देना। हाँ, गली में खड़े हैं, चले आते आते। एक प्लस है नीचे ना। बस एक सैंडविच है। ठीक है बच्चा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रही होती है मेरा बच्चा, इसके रिएक्शन में इसके रिएक्शन में एक फोर्स लग रही होती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। अगर अर्थ यहाँ लग रही है तो यहाँ से बाहर लग रही होती है। ठीक है बेटा जी। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लो, फार्मूला बिल्कुल सेम होता है सब कुछ, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। वो जो मैंने पहले डायग्राम शेयर की थी ना मेरा बेटा, ठीक है, इसको आप FG से कहते हो। ये ना हम बाहर से महसूस नहीं कर सकते। हाँ, जब आप उस रेफरेंस फ्रेम के अंदर जाते हो तो जैसे आप झूले में बैठे हो, झूला गोल गोल घूम रहा है, तो कैसे आप बाहर की तरफ जा रहे होते हो ना। आपने कभी वो झूला खाया होगा जो गोल गोल झूला झूला घूमता है, आप उसमें बैठे होते हो, वो झूला गोल घूम रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है। तो कैसे आप बाहर की तरफ जा रहे होते हो, आपको कुछ फोर्स बाहर खींच रही होती है, बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कोई बाहर से बंदा खड़ा होगा उसको फील नहीं होगी, लेकिन आप जब झूले के अंदर बैठे होंगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगी। इसके सेम फार्मूले हैं mv² अपॉन r, बस डायरेक्शन उल्टी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के इसके हम ऑपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो ये इसमें आपके पास आ गई वो जो हमने आपको, जरूरी ना था बच्चों। एज यू कैन सी एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो बेटा ये आपका देखो, इसमें पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। पानी हालांकि बाहर गिर देना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो पानी को अंदर गिर देना चाहिए ना। इस डायग्राम में वाटर को जो है अंदर गिर जाना चाहिए, बट ये वाटर आपके पास जो होता है, अगर आप बाल्टी पकड़ो रस्सी से बांधो, आपने कब बचपन में किया होगा, तो ये वाटर जो है चिपक जाता है बाल्टी के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर के ऊपर ना एक फोर्स लग रही होती है जो कि इसको धकेल रही होती है पीछे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। ठीक है। वाटर स्टेज, वाटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक ही प्रॉब्लम मेरे बच्चों, बहुत आसान था। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको सब बता दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक प्लीज मुझे बता दें। एनी प्रॉब्लम टिल हेयर, यू कैन आस्क मी। जी बिल्कुल, MD गेट के लिए यूजफुल है। अगर आप, आवाज नहीं आ रही थी, किसको आवाज नहीं आ रही थी भाई?
बेटा कोई प्रॉब्लम? यार इसकी नोट्स की आपको पीडीएफ मिल जाती है, फिर क्यों कॉपी कर रहे हो बच्चों? आवाज बेटा आ रही है, आप अपने हैंड से चेक करें, आवाज बिल्कुल क्लियर है, सबको आ रही है आवाज? हाँ, एग्जाम जब तक नहीं आता तब तक सब इंपॉर्टेंट है बच्चा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें आपको ना एक स्ट्रिंग नजर आ रही होती, ये लड़की ने जो रस्सी पकड़ी हुई है, बेसिकली क्या है बच्चों? दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में बेटा क्या होती है? टेंशन होती है। स्ट्रिंग को जब आप खींचते हैं तो इसमें टेंशन पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हम हमारे पास एक आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज्ड बाय टेंशन फोर्स, ठीक है। अब जमीन है, जमीन और सन में तो कोई रस्सी वस्सी नहीं बंधी हुई ना, तो उसको इशू नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ऐसा काम कर रही होती है। मून और अर्थ हो गई, सैटेलाइट हो गई, तो उनमें तो कोई रस्सी नहीं है। बट आप किसी ब्लॉक के साथ एक रस्सी बांधे, धागा बांधे, तो उसमें ना टेंशन पैदा हो जाती है, जैसी बात है, उस खिंचाव पड़ता है। तो अब हमने हमने देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज्ड बाय टेंशन फोर्स क्या होगी, ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा, सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज्ड बाय टेंशन फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा बच्चा कॉज्ड बाय टेंशन फोर्स। तो अगर आपने रस्सी के साथ कोई ब्लॉक बांधा है, आपके पास मीडियम में कोई स्ट्रिंग मौजूद है, तो अब क्या होगा मेरा बच्चा? अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लाइक मैं आपको कहता हूँ बच्चा, क्या है ये हमारे पास? लाइक मैं आपको कहता हूँ बेटा, ये आपके पास, अब ये बंदे ने एक ब्लॉक के साथ ना बांधा हुआ है, ठीक है। सही है मेरा बेटा। तो अब आप देख सकते हैं ये इसको घुमा रहा है, ये रस्सी बांधी हुई है इसने, स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में बेटा क्या है? टेंशन है। इस स्ट्रिंग में क्या है बच्चा? टेंशन टी है, ठीक है मेरा बच्चा। और इस ब्लॉक का अपना वेट भी होता है, तो हम कहेंगे इसका डाउनवर्ड इसका वेट भी है, ठीक है। आप यूं समझो बिल्कुल वर्टिकल घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है मेरा बच्चा? ये कुछ वर्टिकल घूम रहा है, कैसे? ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। इस बंदे ने इसको यूं घुमा रहा है, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा है, सही है। तो ये घूम रहा है, इस रस्सी बंदी पे बंद रहे। कभी इसमें ऑब्जेक्ट जो है यहाँ ऊपर टॉप पे चला जाता है, कभी ऑब्जेक्ट यहाँ बॉटम में आ जाता है, ठीक है। ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चा? ये इसका बॉटम है, ये इसका क्या है मेरा बेटा? और मेरा बेटा ये इसका टॉप है, ठीक है मेरा बच्चा। तो बहुत आसान है, इसमें मैं एफ टी शो करूंगा। एफ टी मेरा बच्चा मैं शो करूंगा टेंशन फोर्स को, और एफ डब्ल्यू शो करूंगा, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा ना बंधा हुआ होगा, वेट को, वेट को, ठीक है। टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है,
टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है बेटा, याद रखना कि मतलब अगर इस यहाँ बॉटम में तो टेंशन की फोर्स यूं है, ठीक है। और अगर बॉडी ऊपर पहुंच गई है तो टेंशन की फोर्स बचे डाउनवर्ड है, ठीक है। Stop it. मैं जरा आपको ना बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं बेटा आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ, आपको तभी चीज क्लियर होगी। देखो, आपका ना यूं घूम रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे घूम रहा है। कभी आपका जो वट्टा है, कभी जो आपका जो पत्थर है, वो कभी टॉप पर पहुंच जाता है मेरा बेटा, ठीक है। ये टॉप पर पहुंचा, तो टॉप पर बेटा वेट कहाँ होगा? क्या हो रहा है भाई ये? बच्चों एक मिनट प्लीज मुझे दीजिएगा, ठीक है। ये बंदा इसको घुमा रहा है, ऊपर नीचे घुमा रहा है। तो कभी जो आपका पत्थर है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो वेट है, ये बेटा इसका वेट डाउनवर्ड होगा ना। टॉप पर इसका वेट क्या है मेरा बच्चा? ये इसका टॉप है, ये टॉप पर इसका इसका वेट है, ठीक है मेरा बच्चा। अब यहाँ पर भी वेट है मेरा बच्चा, यहाँ पर भी वेट है। जब ये घूमेगा ना, घूमेगा ये, तो यहाँ पर भी इसका वेट कहाँ होगा मेरा बच्चा? इसका वेट यहाँ पर भी नीचे होगा, क्योंकि वेट तो आपको पता है। अच्छा, ये इसका बॉटम है, तो ये ऊपर नीचे घूम रहा है, ऊपर ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बॉटम में जाता है वेट नीचे, ऊपर वेट इस तरीके से। लेकिन टेंशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। टेंशन मेरा बेटा कैसे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। मिसाल के तौर पर टेंशन की फोर्स अगर मैं यहाँ लूंगा, तो यहाँ से टेंशन की फोर्स यूं होगी। अगर मैं बेटा याद लूंगा, तो यहाँ टेंशन की फोर्स यूं होगी, हर हर पॉइंट पर टुवर्ड द सेंटर होगी। इस पॉइंट पर टेंशन की फोर्स बेटा यूं होगी, बॉटम में ऊपर होगी, ठीक है। तो टेंशन की फोर्स हर हर पॉइंट पर, टेंशन की फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगी, एफ टी, और यहाँ एफ टी, ठीक है। तो ये घूम ऐसे घूम रहा है, कोई भी चीज आपने रस्सी से बांधी हुई है, तो टॉप और बॉटम हम दो चीज देखेंगे, टॉप पर और बॉटम पर, ठीक है। तो अगर मैं टॉप पर बात करूं, बेटा गौर से देखिएगा इसको, अगर मैं टॉप पर बात करूं, अगर मैं टॉप पर बात करूं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना आपकी, वो टेंशन फोर्स के बराबर होगी। अब अगर वेट को भी साथ में हम एज्यूम कर लेते हैं, तो चूंकि पोर्ट ऊपर देखें, दोनों की डायरेक्शन नीचे है, वेट की भी और टेंशन की भी टॉप पर, तो एफ डब्ल्यू, ठीक है, एफ डब्ल्यू। तो जरा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और ये टेंशन फोर्स ये रहेगी। वेट बच्चे क्या होता है? एम जी। तो बेटा एफ टी को अलग कर लो, टेंशन फोर्स आपके पास होगी एम वी स्क्वायर अपॉन, और ये एम जी लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एम जी, ठीक है। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, आपने खाली एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिया होगा। अगर आप वेट को नेग्लेक्ट कर दो ना, तो वेट आप हटा दो, वेट को, फोर्स को। अब चूंकि इससे इससे मुझे पांच पेपर में एमसीक्यूज मिला, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। अदरवाइज वेट को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप खाली टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स पर काम कर रही होती है, आप उसको देखो, टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर बेटा मैं बॉटम में देखूं, मेरे बच्चों, अगर मैं बॉटम में देखूं, तो बॉटम में आपको पता है, बॉटम में आपको आइडिया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टेंशन की तरफ ही है ना, सेंटर की तरफ, तो एफ सी तो एफ टी के बराबर है, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। टेंशन भी आपको टुवर्ड सेंटर होती है,
टेंशन फोर्स तो आपने पढ़ी है ना सबने। वो फोर्स होती है जो हमेशा किसी भी स्ट्रिंग में लग रही होती है और उसकी डायरेक्शन में सेंटर में होती है। अगर मैं एक रस्सी की बात करूं, अगर मैं एक रस्सी की बात करूं बच्चा, ये एक रस्सी है, इसको आपने खींचा हुआ है, एक बंदे ने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, एक बंदे ने इस रस्सी को यहाँ से पकड़ा हुआ है, और एक यहाँ से इसको पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, ये इसको यहाँ से खींच रहा है और ये इसको यहाँ से खींच रहा है, तो टेंशन क्रिएट होगी। यहाँ से टेंशन ये होगी, यहाँ से टेंशन हमेशा सेंटर में लग रही होती है। होती एक ही है बट वो सेंटर में लग रही होती है, टूवर्ड सेंटर। ठीक है, तो एफ सी तो एफ टी के बराबर है, सेंटीमीटर फोर्स और टेंशन के बराबर है। लेकिन चूंकि वेट, आप बॉटम में देखो, बॉटम में क्या है बेटा, वेट नीचे है और टेंशन ऊपर है, तो इसलिए एफ टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। सही है। ठीक है, वेट को आप माइनस कर दोगे, क्योंकि अगर वेट को आप इक्वल ले लोगे तो फिर वो घूमेगा ही नहीं। वेट ज्यादा कर लोगे तो फिर रस्सी टूट जाएगी। तो हम कहते हैं रस्सी नहीं टूट रही, इसलिए वेट माइनस कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा वैल्यूज पुट कर दो आप सिंपली, बहुत आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम माइनस एम जी, और टेंशन की जो फोर्स आ जाएगी एम वी स्क्वायर के बराबर तो आती ही आती है, चाहे कहीं पर भी मूव कर रहा हो। लेकिन अगर आप वेट को भी करते हैं जहाँ पर वेट, वहां पर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस में था, एम जी हो गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज मुझे नजर आया था तो मैंने आपको टॉपिक करवा दिया। एक ये वाला मेरा बच्चा, और मेरा बेटा एक ये वाला। ये एमडी कैट का मेरे ख्याल में एमसीक्यूज है, ये एमडी कैट में आया हुआ है शायद, तो केयू में भी आ सकता है। तो हम आपको एमसीक्यूज बता देते हैं मेरे बेटो। एमसीक्यूज यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं आपके सवाल ले लेता हूँ, टेंशन ना लो। सो टेल मी इट्स आंसर। अब आप मुझे खाली चुप करके इसका आंसर बता दो, ये एमडी कैट का एमसीक्यूज है, केयू के पेपर में बिल्कुल आ सकता है। तो टेल मी इट्स आंसर, और कुछ सवाल है तो पूछ लो। यहाँ से बेटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक खत्म हो गया वैसे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, अ बॉडी इज रोटेटिंग इन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में नहीं, ऐसे लंबा लंबाई में, तो टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगी, मैक्सिमम कब होगी, कहाँ होगी, मैक्सिमम कहाँ होगी बेटा। देखो ना फार्मूले में, फार्मूला क्या बता रहा है, सी। बेटा आप लोग फार्मूले में देखो ना, फार्मूला क्या बता रहा है, सी। भाई ऐड हो रही है ना, एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, आंसर बड़ा आएगा ना बॉटम के लिए। यार क्या कर रहे हो आप लोग मेरे बच्चों, अभी तो करवाया मैंने आपको। भाई देखो, बॉटम के लिए, बॉटम में वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो एफ टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम होगी। टॉप के लिए माइनस हो रही तो वैल्यू कम आएगी। सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था। अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप इसको वीडियो को रिकॉर्डिंग में लाजमी देख लेना, आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो चार 15-20 मिनट का टॉपिक ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है मेरा बच्चा, इज दैट क्लियर। जी बिल्कुल, और एमसीक्यूज भी देखते हैं हम। तो अगर आप देखो बेटा आपको, सही है, दिखाई दे रहा होगा। अच्छा मेरा बच्चा, अभी तो कुछ चीजें बाकी हैं बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं, कुछ और चीजें करनी है हम लोगों ने। ये एक आसान सा एमसीक्यूज पास पेपर का, इसको भी आप लोग देख लें। आ, और ये बच्चों, एक मिनट प्लीज रुक जाए। अच्छा जी, ये आपके पास एमसीक्यूज आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों।
On your screen you can see the MCQ. शाबाश, मुझे बेटा इसका आंसर बताएं. फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज. शाबाश बच्चों, पास्ट पेपर का MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट. फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? अपनी अपनी राय से आगाह करिए बच्चों. शाबाश बेटा, इसका आंसर बताएं. क्या होती है? जीरो होती है बिकॉज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या जीरो बिकॉज वी आर वीटी परपेंडिकुलर, नॉन जीरो टुवर्ड द सेंटर. वेरी गुड. सी बच्चे बता रहे हैं, सी इसका ऑप्शन. सी सी बेटा, नॉन जीरो होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमेशा होती है, नॉन जीरो होती है और टुवर्ड द सेंटर लग रही होती है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज अप्लाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज देयर. ठीक है, कॉकरोचेस को भगा दे बेटा, चूहों को भगा दे, कोशिश करें मच्छर भी आपको ना काटे. ठीक है, अच्छा बेटा जी. अच्छा, आप लोग सोच रहे थे, मैंने कहा बता दिया आप लोगों ने शायद यार. चलिए अब जरा और MCQ बेटा करते हैं. अब बेटा जरा अगला टॉपिक पे जाते हैं हम लोग. तो यहाँ तक तो मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी जो कुछ था और टेंशन वेंशन के बारे में इसका MCQs बता दिया, जो कि पास्ट पेपर में आया हुआ था. एक और ना, एक छोटा सा टॉपिक है, उसका आप कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको करवा रहा हूँ. वो बेटा बेसिकली होता है बैंक कर्व. ठीक है मेरा बच्चा, एक छोटा सा टॉपिक है. मैं आपको उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज में से MCQs बहुत कम आते हैं, बट टॉपिक बताना जरूरी है. वो टॉपिक है बेटा बैंक कर्व. सही है. अब बेटा जब आपके पास, आपने नोट किया होगा, जब आप कोई सड़क ऐसी सीधी जा रही है, फिर उसमें एक या उसमें इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन आती है, या वो घूमती है सड़क सड़क जब आप मूव कर रहे हो. ठीक है, आप कुछ ऐसी सड़क जब आती है, कुछ जैसा रोड आता है ना कभी कभी, ऐसा घूमता हुआ रोड आता है. ठीक है, और उसके ऊपर आपकी गाड़ी चल रही है. ठीक है, उसके ऊपर जो है आपकी गाड़ी टकाटक टकाटक मजे से जा रही है. ठीक है, आपकी पहिए वाली या चार पहियों वाली गाड़ी इस पे जा रही है. तो आपकी गाड़ी पर चूंकि ये एक सर्कुलर पाथ आ गया ना, एक एक बहुत बड़े दायरे का एक छोटा सा पाथ होगा. ठीक है, आपकी गाड़ी जा रही है इसमें, तो आपकी गाड़ी पर जो है वो फोर्स लगती है. सही है मेरा बच्चा, फोर्स कहाँ लगती है? कर्व है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, इसको बाहर की तरफ खींचती है. तो उसको कंपनसेट करने के लिए गाड़ी, आप कभी आपने नोट किया होगा ना, गाड़ी जब ऐसे किसी पुल में घूम रही होती है, तो आप सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हो, गेट से जैसे बाहर बंदा गिर रहा होता है, इस तरीके से. बट उस इसको फिर कंपनसेट करती है आपकी खाली फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है आपकी, तो गाड़ी आपकी स्किड नहीं होती. कौन सी फोर्स है मेरा बच्चा? ये फ्रिक्शन फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है, और आपकी गाड़ी जो है वो इसको बैलेंस करती है, तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं होती. ठीक है, स्किड मीन फिसलती नहीं है. बट फ्रिक्शन पे आप डिपेंड तो नहीं कर सकते ना, फ्रिक्शन हो सकता है कभी, आपके ऑयल गिरा हुआ होता है, कभी 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 बहुत बारिश हुई हुई है, पैर वैर टायर वैर फिसलते हैं, तो आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है. तो इसके लिए ना कुछ एक ऐसे रोडों को बनाया जाता है कुछ इस तरीके से कि रोड एक तरफ से उठे हुए होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा उनमें उसको हम कहते हैं बैंक्ड कर्व्ड, या वो थोड़े से बैंक्ड आपके पास बनाए जाते हैं. मैं उसको अभी डायग्राम दिखा देता हूँ बेटा. कुछ ना ऐसे, ये रेसिंग ट्रैक में आपने देखा होगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसी डायग्राम आपने देखी होगी मेरा बेटा. इससे कहते हैं थोड़े से ना बैंक कर्व. तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है अब ना, इसमें हम लोग एक और फोर्स को ले आते हैं. अब असल में क्या है, अब जो सरफेस की, अब जो एक इसमें जो इसका वेट डाउनवर्ड है, तो आपको पता ही है बच्चा, गाड़ी का वेट डाउनवर्ड होता है. सही है, और सरफेस पर लग रही होती है रिएक्शन फोर्स, वो अपवर्ड होती है. ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स होती है, इसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हो ऊपर. तो कोई फर्क ही नहीं है, खाली बस फ्रिक्शन फोर्स ही होती है. स्किड में क्या होता है,
स्किड में मेरा बच्चा क्या होता है, स्किड में, या सॉरी, बैंक कर्व में क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है, साथ में आपका नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल होता है ना वो सरफेस कैसे होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब नॉर्मल जो रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन, इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं मेरा बच्चा। एक कंपोनेंट इसका बनता है, एक ये ऊपर चला जाता है जो कि वेट को कंपनसेट कर लेता है, और मेरा बच्चा इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाता है जो कि आपके पास उसमें ऐड हो जाता है, किसमें, फ्रिक्शन में ऐड हो जाता है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट आपका किसमें, फ्रिक्शन में जमा हो जाता है, और आपको जो है वो, ठीक है मेरा बच्चा, ये जो है वो, ये रिएक्शन फोर्स का ना साइन कंपोनेंट है। मैं पूरी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल थीटा वीटा करके, और ये कॉस वाला फंक्शन है। तो कॉस वाला तो किसी काम का नहीं है, जो ऊपर लग रहा है वो वेट को, तो ये फ्रिक्शन के साथ साथ ये भी जमा हो जाता है। तो अब आपके पास उसको जो है वो फिसलने में मदद देती है। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उसका रोड के साथ, उतनी ज्यादा उसमें वो गाड़ी गिरने के चांसेस कम होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बताओ आप लोग पहले, बिकॉज ये समझाने की मतलब टॉपिक करवाना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट। सही है भाई, गाड़ी जब सीधी होगी ना, सीधी होगा, आप रोड ऐसी गोल बना दोगे तो खाली फ्रिक्शन होगी, रिएक्शन फोर्स वाला कंपोनेंट नहीं होगा, तो आपकी गाड़ी फ्रिक्शन के भरोसे पे होगी, जो मैंने ऊपर डायग्राम बताई है। अगर आप मेरी, जी जी, देखो, मैं फिर, भाई आपके जो घूमे हुए या कर्व जब रोड आते हैं, तो आपने नोट किया होगा आप एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हो, जैसे गाड़ी फिसल रही होती है उस साइड पे, ठीक है, स्किड जहाँ पर, ये इस साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे, आप राइट साइड पर गाड़ी में गिर रहे होते हो, ठीक है। आपकी गाड़ी जब किसी कर्व में ऐसे गाड़ी मूव मोशन कर रही है, आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे जा रही है ना, ठीक है, डर लगता है कि आप गिर ना जाओ, लेकिन वो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होती है। तो कर्व जो होते हैं, कर्व रोड होते हैं, तो उसमें आप कुछ ना कुछ बचत हो जाती है, लेकिन ज्यादा वेलोसिटी हो तो वो आप गिर भी सकते हो। तो इसको इसको इस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए रोड आपके थोड़े से कर्व में बनाए जाते हैं। जैसे आपको बस दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या होता है, आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, मैं इसको आर कह रहा हूँ, उसको आप कैसे एन पढ़ोगे, ठीक है, ये नॉर्मल, ये एन जो है, अगर एक कर्व ना हो तो ये खाली, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, अब खाली इसका वेट के साथ क्या कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन जो आपको बस दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, रोड थोड़ा सा आपने एंगल से बनाया, मतलब कहने का मेरा क्या है मेरा बच्चा, कि आपने जो, मैं अगर एक तस्वीर लेता हूँ, आपने रोड कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, आपने रोड कुछ ऐसा बनाया। अब आपकी गाड़ी जो है मेरा बेटा, अब आपकी गाड़ी, ये रही आपकी कार का सामने से व्यू, ठीक है। तो अब क्या होता है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब ना जो रिएक्शन फोर्स है, अब जो रिएक्शन फोर्स है ना मेरा बेटा, या नॉर्मल रिएक्शन, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। अब ये एन यू है, तो अब एन का ना एक पार्ट यू होगा, ये एन साइन थीटा, मैं इसकी डेरिवेशन ही बता रहा, आप याद कर लो, और इसको एक पार्ट यू होगा, सॉरी ऊपर की तरफ होगा, सही है। आई विल पोस्ट अनदर डायग्राम, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देख रहे हो, अब आपकी कार ना रोड पे कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, अब समझ में आ रहे हैं। तो ये रिएक्शन नॉर्मल है, नॉर्मल वाला जो है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया ना, वो मिल जाता है फ्रिक्शन के साथ, तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं करती, गिरती नहीं है। इसलिए जब आप देखो, जब आप कर्वी रोड होते हैं तो रोड थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जैसे आपको बस दिखाई दे रही है, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल का जो है वो साइन कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाता है। आपने बस इतना ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट, आपने ध्यान में क्या रखना है, कि अगर एक
कर्व बैंक, जो आपके रोड कर्व ना हो, कर्व बैंक कर्व हो, ठीक है, और वो कुछ ऐसे एंगल से उठे हुए ना हो, तो आपकी आपकी जो गाड़ी है वो स्किड कर सकती है, बिकॉज फ्रिक्शन पे आप भरोसा नहीं रख सकते। रोड बहुत स्मूथ हो सकता है, बारिश हुई हो सकती है, तो फ्रिक्शन कम होगी तो आपकी गाड़ी फिसल जाएगी। आप ऐसे किसी किसी मोड़ पे आपने ट्रैक मोड़ी और बस आपकी गिर गई है, कार आपकी गिर गई। तो जब कोई मोड़ आते हैं तो थोड़े से, जैसे आपको बस दिखाई दे, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर, या इसको आप एन कहते हो, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, तो इसका फिर एक कॉस और इसका एक साइन कंपोनेंट, तो एक साइन कंपोनेंट भी फ्रिक्शन में ऐड हो जाता है, और दोनों ऐड होके फिर ज्यादा फोर्स आपको लगती है, सेंटीमीटर मिलती है, और आपका ये नहीं रहता। बस इसमें ज्यादा मतलब मैं और नहीं चाहूंगा। इसका एक फार्मूला आप मैं बता देता हूँ आपको, काइंडली उसको बस ध्यान में रख लिए कि एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका एक फार्मूला बस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने ध्यान में रखना है कि जो आप कर्व बना रहे हो, ये आप रोड कितने एंगल से बनाओ, हल्का सा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आप वहां पर आपकी ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। ट्रैफिक पे डिपेंड करता है मेरा बच्चा। और उस थीटा का जो फार्मूला होता है मेरा बेटा, वो होता है टेंजेंट इनवर्स। ये टॉपिक बेटा ऑप्शनल है, इसको अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, मैं छोड़ो, आप इसको छोड़ सकते हो। इसका फार्मूला याद मत करो भले, ठीक है, फार्मूला याद मत करो। बस इतना याद रखो कि इसमें फार्मूले में वेलोसिटी अगर बढ़ती जाएगी ना, तो एंगल आपको ज्यादा रखना है। भाई आपने गाड़ी 100 की स्पीड से घुमा दी, तो वो तो फिसल के गिरती है ना, कितने एक्सीडेंट होते हैं। हाई स्पीड में आपने गाड़ी को मोड़ दिया, तो वेलोसिटी के हिसाब से रोड बनाए जाएंगे ना। अगर कर्व बहुत ज्यादा होगा तो भले आप 100 की स्पीड से घुमा दो, जैसे मौत का कुआं होता है। भाई मौत के कुएं में कितना गाड़ी घूम रही होती है स्पीड से, वो बहुत ज्यादा कर्वी होते हैं। इसके अलावा आर पे, एंगल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सब चीजें आप देख सकते हो। मास इसमें नहीं आ रहा, इट्स मीन कार या बस का मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये फार्मूला आपका मास इंडिपेंडेंट है, ठीक। इसको आप लोग बेटा जरा सा और इसकी बुक वगैरह पढ़ लीजिएगा, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चा। भाई इसमें कोई सवाल है प्लीज पूछ लो, उसमें ज्यादा अपने माँ को मत खपाओ, मैंने इसमें पंगा ही लिया आपको बता के। बट इट इज नॉट एज मच, ये ऑप्शनल टॉपिक आप समझ लो आपके लिए। एनी क्वेश्चन? मुझे मिले नहीं है, मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लो, इस वीकेंड में इंशाल्लाह। नो, मुझे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे बेटा। दीदी क्या याद आया कर्व से? अब्दुल्ला, चले मैं एमसीक्यू देखता हूँ उसके। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये डेरिवेशन आप जब एफएससी में, जब अगर आप इंटर में पढ़ रहे होते हैं ना टॉपिक, तो वहां हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहां मैं शायद आपको ये करा देता, बट ये कर्व भी उसमें है, इसकी थ्योरी पे हम टाइम नहीं निकाल सकते अपना। चलिए बेटा हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर आते हैं। आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं, आपकी बेटा जो सैटेलाइट्स होती हैं, वो एक वेलोसिटी से, उनको अपना ऑर्बिट गेन करने के लिए एक खास वेलोसिटी से घूमना पड़ता है, जिसे कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये टॉपिक मैं यहाँ तक क्लोज कर रहा हूँ। इस टॉपिक में भाई आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ये ऑप्शनल टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ। ये ऑप्शनल टॉपिक है, इसमें एमसीक्यूज भी मैं आपको करवा दूंगा। बट आप इसमें यह समझना है कि बैंक कर्व क्यों लाए जाते हैं। जब कोई ऐसा कर्व आता है रोड में, तो वहां पर कर्व को थोड़ा सा एंगल में बनाया जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, अगर कर्व ना हो तो आपके पास जस्ट फ्रिक्शन फोर्स होती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। खाली फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो बाहर लग रही होती है उसको कंपनसेट करने के लिए होती है। तो हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते। फिर आप रोड को थोड़ा सा कर्व बनाते हो, एंगल से बनाते हो, तो उसमें आपके पास रिएक्शन फोर्स का एक ऐड हो जाता है, जो कि मैंने डायग्राम में आपको बता दिया। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। पहले बिल्कुल सरफेस सीधी थी तो ऊपर था, कोई कंपोनेंट ही नहीं है उसका। जब आपने थोड़ा सा एंगल से बनाया, इस डायग्राम में आप देखो, जो मैंने आपको छोटी सी बना के दी है, ये वाली, तो क्या हुआ, अब नॉर्मल तो परपेंडिकुलर हुआ, तो आपके पास नॉर्मल के दो कंपोनेंट आ गए।
एक साइन थीटा वाला लेफ्ट पे, और एक ऊपर वर्टिकल पे कॉस थीटा वाला। कॉस वाला तो वेट से कैंसिल आउट हो जाता है, वेट नीचे होता है, आपको पता है वेट डाउनवर्ड होता है। खाली साइन वाला उसमें ऐड हो जाता है, बस आपने इतना याद रखना है। और इसमें आपने इसका एंगल जो है वो देखना है कि एंगल जो है, जो सॉरी ये एंगल आप बनाते हो वो वेलोसिटी भी डिपेंड कर रहा है, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास। गाड़ी भारी है या कैसी है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। अनफॉर्चुनेटली मुझे बैंक कर्व के ऊपर कोई एमसीक्यूज मिला नहीं है ना पास्ट पेपर से। मैं जैसे ही मुझे कोई इसमें एमसीक्यूज मिलता है अच्छा सा, मैं आपको लाजमी दूंगा, आप परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। तो बेटा, द स्पीड रिक्वायर्ड टू अचीव एन ऑर्बिट। टू अचीव एन ऑर्बिट अराउंड अ हेवनली ऑब्जेक्ट। बेटा मच्छर को भगा दे, आपको मच्छर वगैरह काटने नहीं चाहिए। मच्छर काटेंगे तो आपको मलेरिया या टाइफाइड या कुछ होने का खतरा है, और मलेरिया टाइफाइड होगा तो क्लास नहीं दे पाएंगे। ऑब्जेक्ट लाइक स्टार हो गया मेरा बच्चा, अर्थ हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या मतलब है इसका बेटा? बहुत आसान टॉपिक है ये। आ, इसका मतलब ये है कि देखें, देखिए मेरा बच्चा, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है हमारी अर्थ के गिर्द कोई सैटेलाइट है, तो वो घूम रही है। ठीक है? अब आप देख सकते हैं बेटा जी, ये एक सैटेलाइट है, ये घूम रही है हमारी अर्थ के अराउंड, तो इसको एक खास वेलोसिटी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको लास्ट टाइम इस्केप वेलोसिटी भी पढ़ाई थी, वो वेलोसिटी तो वो होती जो आप बिल्कुल इसमें से निकल जाए, एस्केप हो जाए, बट ऑर्बिट में अगर आपने रहना है तो एक खास वेलोसिटी चाहिए होती है, ताकि वो उस वेलोसिटी से उसको मिलती रहे, तो वो उस ऑर्बिट में रहती हैं। ठीक है, हर ऑर्बिट के लिए एक वेलोसिटी सही है, तो इससे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये एक सैटेलाइट है, जमीन की वजह से इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे इसकी कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वगैरह वगैरह। तो बेटा इसकी डेरिवेशन की बात, जो बात समझ में आई ना, अगर मैं कहता हूँ इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, इसका डिस्टेंस बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या है? अच्छा, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नापा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस विल मेजर सेंटर टू सेंटर, जमीन के सेंटर से लेकर डिस्टेंस मेजर सेंटर टू सेंटर, ठीक है, आर की बात कर रहे हैं। तो ये आर डिस्टेंस हो गया, जमीन का कोई ना कोई मास होगा, ठीक है। तो हम जमीन के लिए कहते हैं मैस ऑफ अर्थ, मैं इसको एम कह देता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा जी, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट की बात की जा रही है। तो मेरा बच्चा जो फार्मूला आपके पास
वी का आता है वो ये आता है, G m/r। जी मेरा बच्चा क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर आप वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो आपने किस डिस्टेंस पे अपनी और अपनी सैटेलाइट रखनी है, तो आप वो डिस्टेंस पुट करो, जमीन का मास पुट करो, जी वैल्यू पुट करो, रूट लो, तो आपको वो वेलोसिटी आ जाएगी कि किस डिस्टेंस पर कितनी है। ठीक है। याद रखिएगा ये वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है रेडियस के इनवर्स, डिस्टेंस के इनवर्सली। जितना जमीन के नजदीक होगी उतनी वेलोसिटी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, जितना दूर जाते जाएंगे वेलोसिटी उतनी कम है। और प्लेनेट के मास की, मैं यहाँ पर जमीन की बात कर रहा हूँ, पर प्लेनेट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना भारी भरकम सैयारा होगा, जितना वो उसमें मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी आपको उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। बिकॉज अगर मास ज्यादा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो वो खींचेगा उसको, तो आपको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। जी तो कांस्टेंट है मेरा बच्चा, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। सही है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। √G m/r, ये आप इसको याद रख लो। ठीक है। डिस्टेंस क्या है? आर डिस्टेंस है बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। डिस्टेंस को हमेशा बेटा आप मेजर करते हो सेंटर टू सेंटर। अगर मैं कहता हूँ कि आपने अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस लेना है, तो आपने अर्थ के सेंटर से नापना शुरू करना है और मून के सेंटर तक लेना है। आप इनको इग्नोर नहीं करना। सरफेस से आपने नहीं नापना, ये हमेशा आप बात याद रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ये आप लोगों ने लाजमी इसको अच्छे से याद रखना है। अब ये एक पास पेपर का सवाल है, हम आपको बता देते हैं। लाइक ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। आई होप ये आपको सवाल शो हो रहा हो। लाइट आ जा, लाइट आ जा, अल्लाह के वास्ते लाइट आ जा, वरना जो है मेरा इट। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द द अर्थ एट द स्पेसिफिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रही है। इफ द सैटेलाइट्स एल्टीट्यूड डिक्रीज, तो मेरा बच्चा अब क्या होगा? पास्ट पेपर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मुझे इसका आंसर बताइए। आई नीड टू नो फ्रॉम यू, आई नीड टू नो द आंसर फ्रॉम यू। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एमसीक्यू है। अच्छा जी, अजीम और अबैदुल्ला सी कह रहे हैं, जायान भी सी कह रहे हैं। ठीक है। बी है? बी कौन सी है बेटा? जैम, सी 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 सी, सब सी कह रहे हैं। वेरी गुड। एल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। उसको आप नीचे लेकर आ रहे हो, जमीन के करीब लेकर आ रहे हो, तो आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, चूहों को भगाओ भाई। ठीक है। वेरी गुड रानिया, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, कीप इट अप, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों को समझ में आ रहा है यार, मैं तो तुम्हें सो रहे हो। तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज महशर उजर हाय मन पजीर, वर हिसाबम रात बीनी ना गुजीर। बेटा देखो ना, एल्टीट्यूड कम हो रहा है, मीन आर कम हो रहा है, और वी और आर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको दिखाई दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि आर डिक्रीज, एल्टीट्यूड कम। एल्टीट्यूड कम होने का मतलब ये है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। आवाज काट, किसको काट रही है आवाज भाई मेरी? मेरी आवाज क्यों काटती है यार? अब मेरी आवाज काटेगी आपको यार, ऐसा बोलोगे आप लोग बच्चों? एल्टीट्यूड डिक्रीज मीन,
आर डिक्रीज, और आर डिक्रीज मीन वी इंक्रीज। अब क्लियर है बच्चों? अब ये चीज क्लियर है या नहीं है? थका डाला, थका डाला, अल्लाह। हाँ बच्चों, क्लियर है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि इसको आप हाइट कम कर रहे हो। हाँ क्या बात है यार, वेरी गुड उबैदुल्ला। इनका जरा रिलेशन भी बना देना, ठीक है उबैदुल्ला? स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपस में क्या रिलेशन है वो भी निकाल लेना, उसमें से मुझे जरा निकाल के बताना, इनको आपस में सॉल्व करके। यू आर अ फिजिसिस्ट, माशाल्लाह। मैं ज्यादा वजन देना भी चाह रहा, बच्चे फिर वो ना, पर ये कहाँ से आया अब? स्किपिंग आधा घंटा, ठीक है। अरे क्या बात है बैदल्ला, कीप इट अप बच्चे। ठीक है, इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? चलिए चलिए चलिए, तो क्या पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह। इब्राहिम, क्लैप फॉर यू। ये मुझे 5 पेपर का मिला है, मैं फबिया दे देखता हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह कुछ से करेंगे ना सवाल। आलिया बेटा, आवाज, भाई आवाज मेरी सबको कट रही है क्या, मुझे बताएं। पर ये इतना सिक्खा क्यों है क्या? देखिए आलिया बेटा, किसी को आवाज नहीं कट रही, आप अपना इंटरनेट, अपनी चीजें चेक करें प्लीज। अरे पता है, रख रख चलो, उन्होंने भी यूज, ये अड्डा, ये अड्डा, ये नवा। हाँ मैं कंटिन्यू, मैं थक गया हूँ ना, कि थोड़ा सा सब्र कर लो यार, 2-3 मिनट सब्र कर लो, मैं थक गया हूँ बहुत यार, प्लीज। 1.25 घंटे से बोल रहा हूँ यार। लड़को सुधर जाओ लड़को, मोनिस। हमें भी पता है। 2-3 मिनट सब्र कर लो बच्चों। मैं पानी वानी पी लूँ? मैं रियली में इंसान हूँ, पता है आपको? और इंसान थक जाते होते हैं, बोल बोल के एनर्जी लगती है ना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँ? चले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, जब तक आप लोग बेटा क्वेश्चन सोल्व करें। इसका तो नहीं होगा, बट मैं आप लोगों को क्वेश्चन, एक कल के लेक्चर से क्वेश्चन दे देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन है बेटा, और उसकी डायरेक्शन से, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन से एक सवाल है। एंगुलर वेलोसिटी की, बेटा मैं बताता हूँ तुझे, आप लोग जब तक ये सवाल सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट फ्रॉम पास्ट पेपर है ये। एमडी गेट वालों के तो बहुत मजे हैं, कुछ मैं वहां से भी ले रहा हूँ, केयू से भी ले रहा हूँ, नस्ट से भी ले रहा हूँ। तो एमडी गेट वालों को भी फायदा पहुंचेगा बेटा, ये सवाल बेटा सॉल्व करो, शाबाश। सर बच्चे, बिल्ली पता नहीं कहाँ है यार, बिल्ली आई नहीं। बिल्ली बाहर चली गई है शायद। भाई मैं 10-20 में स्टार्ट करूंगा, मैं थक गया हूँ पहले बता रहा हूँ। मैं थोड़ी सी एनर्जी अपनी गेन कर लूँ, 1-1.25 घंटे से लगातार मैं बातें कर रहा हूँ। जी इब्राहिम, बेटा हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। हमने 4 से कोर्स आउटलाइन आपको मिल गई होगी, 4-5 टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। नई घड़ी कैसी चल रही होती है? अपनी उंगलियों को कर्ल करो जैसे घड़ी चलती है। इब्राहिम क्या हुआ भाई, बच्चा? रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भी देखें। और ये सर्कुलर मोशन चल रहा है,
ठीक है बेटा, ले लो, कोई मसला नहीं। बेटा ये सवाल देखें। बेटा आपकी घड़ी जैसे कैसे चल रही होती है? चलो यार, मैं आपको ऐसा असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने ना, जो आपकी वॉल पर जो क्लॉक होती है, वो किस डायरेक्शन में चल रही होती है, उस डायरेक्शन में अपनी आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और बताना है थंब आपका दीवार के अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये मैं आपको इतनी हिंट दे रहा हूँ। तो इसको आपने एज असाइनमेंट करना है। क्लास के एंड पे अगर टाइम बचता है मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? जितनी भी असाइनमेंट मैं आपको देता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह हम एक ना एक दिन को डिस्कस लाजमी करेंगे। ये आप लोग नोट करते आओ, ठीक है ना? सही है, तो इसको आपने चेक करते रहना है कि ये सवाल कैसे होगा, ठीक है? तो बहरहाल, एक कल के लेक्चर से एक सवाल था और एक था 5 पेपर का ही। अच्छा मेरे बच्चों, अब हमारे पास एक सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा लीनियर मोशन में लीनियर मोशन में जो सीधी मोशन होती है, सीधी लाइन में मोशन होती है, जहां पर आपने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। इनर्शिया बेसिकली जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जो कि अपनी स्टेट के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है, ठीक है? अगर बॉडी मोशन में है तो बोलेगी रुक जाए, रुकी हुई तो चलेगी मैं मोशन में आऊं। तो ये मैंने आपको पढ़ाई थी। और इनर्शिया रिलेट करता है क्वांटिटेटिवली, अगर मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी से बताऊं किससे रिलेट करता है, तो बेटा रिलेट करता है मास के साथ। ठीक है, मास ज्यादा होगा मतलब, मास इसको डिस्क्राइब करता है इनर्शिया को, मास एम। ठीक है, मास ज्यादा है इनर्शिया ज्यादा है, मास कम है इनर्शिया कम है। बंदा 200 किलो का बंदा है बेचारा, 150 किलो का वजन है किसी बंदे का, तो सुबह कितना मुश्किल से उठेगा ना। उसको वो बोलेगा मैं सोता ही रहूं। और एक हल्का फुल्का बंदा होता है 50-60 केजी का, हो गया उठ के भागता है सुबह सुबह। ठीक है, तो जितना वेट ज्यादा, जितना मास ज्यादा होगा, ये कम होगा इनर्शिया। तो सर्कुलर मोशन में जो, लीनियर मोशन में जो मास काम कर रहा होता है, इनर्शिया वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है, सर्कुलर मोशन में इनर्शिया सर्कुलर मोशन की अगेंस्ट रेजिस्ट की जो होती है। मैं आपको लिखवा देता हूँ। इट इज द प्रॉपर्टी, बच्चों लिख लो। इट इज द property of the masses of each particle of the masses of each particle in the body with the square of the distance। अरे यार मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ये ज्यादा ही कुछ वो होगा। छोड़ो, ये मत लिखो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, मैथमेटिकली मैं लिखवा ही दूंगा, फिजिकल आपको समझना है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विर्च्यू, बाय विर्च्यू मीन जिसकी वजह से, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, बाय विर्च्यू ऑफ इट रेजिस्ट।
एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको बेटा रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम रोटेशनल इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम, ये नारा आप याद कर लो, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम है। आप लोग बेटा इसको याद कर लो, इसको देख लो। अब इसका फॉर्मूला मेरे बेटा क्या होता है? मेरे बच्चे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको शो करते हैं आई से। इसको शो करते हैं आई से। और जितना भी मास है ना, आ रहा है, सब मासेस को जमा कर दो और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सही है। ये मैं भी समझाता हूँ आपको। एम आर स्क्वायर भी कह लो या समीशन एम आर स्क्वायर। इससे मुराद ये है कि जैसे आपके पास ना बहुत सारे सर्कल है ना, ये कोई सर आर है, अगर तो मास खाली यही, इस बॉडी का मास खाली ये है, तो डिस्टेंस इसका यहाँ से लेकर, तब खाली आप एम आर स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मासेस ज्यादा है तो आप उसमें, ठीक है बच्चा जी। सबसे अहम बात मेरा बच्चा, डिपेंड्स ये बेटा करता है शेप पर, बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है। सही है मेरा बच्चा। बॉडी कितनी डेंसिव है, कितनी ज्यादा भारी है, ठीक है, बॉडी की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और मेरा बच्चा, किस एक्सिस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है ये, इन फैक्टर्स भी डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ। बेटा तमाम थ्योरी में से जो मैं लिखवाता हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। अब मैं आपको कुछ डायग्रामें बता रहा हूँ, उनके रोटेशनल इनर्शिया आप जरा सा बेटा देख लीजिएगा। लाइक मैं कहता हूँ टू पार्टिकल सिस्टम है। मेरे बच्चा इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, देखें। ये दो मास है और दरमियान से इसका एक्सिस रोटेशन है, घूम रहे हैं, जैसे नहीं एक दरमियान से आप कुछ चीज पकड़ो, रोड को घुमाओ उसको, तो इसमें ये दरमियान वाला फिक्स पॉइंट है बच्चा जी, दरमियान वाला ये फिक्स पॉइंट है, और इस पॉइंट के एक्स अराउंड ये घूम रहे हैं दोनों मासेस। ठीक है, इसके लिए ऐसा सिस्टम हो जिसमें, इसे हम कहते हैं टू पार्टिकल सिस्टम हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक्सिस सेंटर में हो। क्या आएगा बेटा? हाफ एम एल स्क्वायर, एल इज द टोटल लेंथ, हाफ ये है बच्चों जी, देखो, देखो बेटा, आधी लेंथ ये है, और ये इसकी डेरिवेशन आपने नहीं करनी बेटा, आप इस सिस्टम में खाली बस देख लो बेटा, हाफ एल ये है, तो आधी वाली कितनी, पूरी एल, टोटल एल हो जाएगी अगर सिस्टम में आपके पास ऐसा है। ठीक है, और अगर बेटा सिस्टम आपके पास ऐसा होना कि आपने इसको एक कॉर्नर से पकड़ा हुआ है, आपने बेटा उसको एक, आपने उसको एक कॉर्नर से पकड़ा हुआ है,
ठीक है बेटा, देखिए आपके पास अगर सिस्टम ऐसा है, आप देखो बेटा, पूरी लेंथ है और इस पॉइंट के गिर्द जो है, एक गिलास के बाद अब ये घूम रहा है, ठीक है। अब आपने एक मास को पकड़ लिया पका, और इसके गिर्द बाकी दूसरा मास घूम रहा है। तो इस सिस्टम के लिए बेटा इसकी डेरिवेशन है, लेकिन आप इसको अपने ध्यान में रख लें। ऐसे सिस्टम के लिए जो इनर्शिया होगा ना, ml², ठीक है बच्चा। देख रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैंने थर्ड आपको बताया है, कितना इफेक्ट कर रहा है। आपने एक्सिस चेंज किया, इनर्शिया की क्वांटिटी चेंज हो गई। अगर सिस्टम ऐसा है कि आपने दरमियान से पकड़ा हुआ है, तो इसके लिए मेरा बच्चा, आपके पास जो इनर्शिया आ रहा है वो जी आ रहा है, ठीक है मेरा बच्चा, वो जी आ रहा है। लेकिन पीछे उर्फा असवी कहीं बिजी हो सी। ठीक है, तो एक्सिस पे डिपेंड करता है। हाँ, ये मासेस कम ज्यादा हो गए, डेंसिटी पे उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, मैं तो उसका यूनिट लिखवाना भूल गया बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? बेटा मास का होता है किलोग्राम, और आर का होता है डिस्टेंस है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक है बच्चा। डायमेंशन भी आप लोग निकाल लें। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं, तो किलोग्राम की होती है कैपिटल एम, एल की होती है मीटर की होती है लेंथ जो कि 2, टाइम इसमें है ही नहीं तो टी होगी 0। तो ये डायमेंशन बेटा आपको इसकी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। सो आपकी चैट लेने से पहले मैं इसका एक एमसीक्यूज, इसमें से एमसीक्यूज, तो बच्चों के एमसीक्यूज हम आपको करवा देते हैं। तो बच्चों ये इसका इसका जरा मुझे आप लोग बताइए आंसर। बच्चा जी, शाबाश, इसका आंसर मुझे बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो आपको बेटा इसका आंसर भी अभी आना चाहिए, ठीक है। मैंने बड़ी मेहनत की है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, शाबाश बेटा, इसका आंसर बताइए मुझे। बेटा इसका मुझे आंसर बताइए, शाबाश। इसका मुझे आंसर बेटा बताइए प्लीज, मैं कब से करवा रहा हूँ आपको। उबैदुल्ला कह रहे हैं बी, मोहम्मद फाद बी कह रहे हैं बी, हमजा ए कह रहे हैं, उमर भी कह रहे हैं, रहमान भी कह रहे हैं। अभी जो ऊपर मैंने करवाया वही है। रोड ए है, उसका एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है। भाई दो रोड है ना, ऊपर वाले में दो रोड है। अभी जो मैंने ऊपर कराया आपको, रोड ए है, रोड बी में सेंटर से पास हो रहा है। दिस इज रोड ए, दिस इज रोड बी। जिसका एक्सिस यहाँ से सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। और ये एक रोड है, इसका एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है। ये दो रोड्स हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कहते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए है, इसका आई। तो किसका आंसर ज्यादा है? देखो ऊपर सिस्टम में देखो, अगर दरमियान से हो तो उसका आधा है, नीचे वाले का ज्यादा है। इट्स मीन
रॉड बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है रॉड, इट इज द पास्ट पेपर क्वेश्चन बेटा। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ? अब क्लियर है बच्चों? कोई मतलब नहीं बचा। ये बचा। बेटा दो रोड है, दो रोड्स हैं, दो रोड है, रोड नंबर ए एंड बी। ए में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर में है। सेंटर से मुराद ये है कि वो यहाँ से, ये एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या है? हाफ एम एल स्क्वायर। इसका यहाँ से पास हो रहा है, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी मैंने लिखवाई है आपको? सिंपल एम एल स्क्वायर। तो हाफ बड़ा होता है या एम एल स्क्वायर बड़ा होता है? डेफिनेटली एम एल स्क्वायर बड़ा होता है। ठीक है, ये आई की वैल्यू है ये। सही है, तो इसलिए आई बी जो है वो आई ए से बड़ा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, रॉड ना हो बेटा, अगर वो कहता है कि रॉड नहीं है, आपके पास कोई स्फेयर है, ये मैं कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि शेप पे डिपेंड करता है ना। तो ये कुछ वैल्यू आपको मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, बेटा आप लोग देख लो इसकी। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर है बेटा, इसकी वैल्यू आप लोग जहन में रख लो, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। इसके अलावा बेटा ये आपके पास सिलेंडर ही है लेकिन अंदर से होलो है, अंदर अंदर से खोखला है। ये सिलेंडर ही है बेटा लेकिन अंदर से खोखला है। तो इसके लिए वैल्यू आपके पास हाफ एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और बेटा जी अगर आपके पास कोई सफेयर हो, जैसे एक ऐसा एक ऐसी बॉल जो अंदर से भी भरी हुई है फुल, उसमें हवा नहीं भरी हुई बल्कि अंदर से वो मटेरियल से भरी हुई है, स्फेयर, तो उसके लिए 2/3 एम आर स्क्वायर है। आर इज द डिस्टेंस। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ, मैंने आपको 3 डायग्राम बता दी, ये बेटा आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। इसमें ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको उसकी डेरिवेशन वगैरह करवाऊँ, ये आपको देखनी है। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये डिस्टेंस है आर, क्या है बेटा यहाँ पर? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस। ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ तक ए है, और सेंटर से लेकर ऊपर वाले हिस्से तक बी है। ठीक है, तो आपके पास ये हाफ एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम इसका टोटल मास है। ठीक है, ठीक है मेरा बच्चा, इसको आप लोग काइंडली रिमाइंड कर लें। इसमें एक चीज आपको इसको नोट कर ले प्लीज। अब बेटा ये एक सवाल है कि मुझे पास्ट, इसमें से पास्ट सवाल मुझे नजर नहीं आए, बहुत कम आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल बहुत कम आते हैं, बट मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ बिकॉज मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मिले नहीं है, बट मैं 2 सवाल मैंने आपके लिए निकाले हैं। नहीं,
नहीं, ये सवाल बेटा, ये आपके पास सवाल इसमें आते नहीं है, बट आपको मैं करवा रहा हूँ। वो कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड में अंदर से भरा हुआ है, और एक आपके पास एक ऐसा स्फीयर है जो अंदर जिसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। उनको आपने कहीं ऊपर से छोड़ा, तो किसका जो है वो, a solid sphere and a hollow sphere of the same masses and radius are released simultaneously from the top of an inclined plane without slipping. Which statement is correct about their rotation inertia? ठीक है, तो उसको बेटा आप लोग देख लीजिएगा जरा। इसमें से मुझे सवाल मिले नहीं है, इसको आपने सर्च करना है थोड़ा सा, और उसको समझना है, ठीक है। ये मैं आपसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर बेटा है बी, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, मतलब दोनों का साइज सेम है, ये भी इतना है और दूसरा वाला भी इतना है, ठीक है। बस फर्क ये है कि बेटा इसके अंदर पूरा मास भरा हुआ है, ये पूरा ना रेड रेड से बना हुआ है, ये पूरा अंदर से इसमें मटेरियल पूरा है इसमें, ठीक है मेरा बच्चा। इसका फर्क ये है कि इसमें ना, ये अंदर से होलो है, अंदर से खोखला है, इसका मास कहीं यहाँ भरा हुआ होगा, बट ये अंदर से खोखला है, सही है। अब इसका चूंकि दोनों का मास सेम है, मास सेम है, ठीक, ठीक है मेरा बच्चा। तो इसका सारा मास ना उसके कॉर्नर कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए जो होलो है ना, होलो स्क्वायर का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और वो बाद में पहुंचेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बिकॉज इसका जो मास है वो सारा, मास तो सेम है, इसके में डेंसिटी दोनों की सेम होगी, तो बी का जो मास सारा कॉर्नर में डेंसिव होगा, डेंसिटी बढ़ गई होगी उसकी कॉर्नर्स पे, जबकि यहाँ पर ए में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है मास सारा, इसलिए बी जो है वो आराम आराम से ए के बाद ही पहुंचेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? थोड़ी सी चीज समझ में मुश्किल है, ये ऑप्शनल चीज है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी, बाकी इसमें आप पढ़िएगा। ये कुछ चीजें मैंने आपको रोटेशन इनर्शिया की बता दी, एफएससी लेवल तक आपने ये याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट जो आपके टेस्ट में आ सकता है, यूनिट, इसकी डायमेंशन, इसका फॉर्मूला mr², ठीक है। बेटा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना, रोटेशनल बेटा काइनेटिक एनर्जी, मेरे बच्चों ये क्या होती है? आपको पता है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या तो लीनियर होती है और रोटेशनल दोनों होती है ना, लीनियर और रोटेशनल दोनों होती हैं। अगर मैं सिंपल लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मेरा बच्चा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, जो कि लाइन में होती है, तो वो होती है, आप सबको आइडिया उसका है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही ना बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जिसको हम लोग के आर से डोनेट करते हैं। अभी हाफ, इसमें भी हाफ आता है, मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पर लीनियर में मास होता है, यहाँ पर इनर्शिया होता है, हाफ के साथ आई आ जाएगा, आई मीन रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है मेरा बच्चा। यहाँ वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, हाफ आई
ठीक है, ये आपके आसानी के लिए मैं आपको बहुत आसान करके बता दी। अब आपको जो है इसमें रट्टा मारने की जरूरत बेटा पेश नहीं आएगी। सही है मेरा बच्चा। अब आप उसमें रट्टा नहीं मारना आपने। बिल्कुल मैंने लीनियर के साथ आपको मैच करके बता दिया। ठीक है मेरा बेटा। बिल्कुल आपको मैंने लीनियर के साथ मैच करके बता दिया कि जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो रोटेशन में, ठीक है, पार्टिकल के पास ना, जो जैसे हम गैस का पार्टिकल, आप लोग आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी होगा कि पार्टिकल के पास लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और रोटेशनल होती है, तो रोटेशनल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक। सो एनर्जी है, ये भी मेरा बच्चा एनर्जी है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? एनर्जी ना मेरा बेटा, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? ml2, जो वर्क की होती है, जो सब चीजों की होती है। इज दैट क्लियर बच्चों? प्यारे बच्चों, चीज क्लियर है कि नहीं है, मुझे बताओ प्लीज। बहुत आसान करके मैंने बता दी, इसमें ज्यादा आपने दिमाग नहीं खपाना अपना। बहुत डिटेल में जाऊंगा तो फिर बेटा पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, कोर्स रह जाएगा हमारा। और जॉल इसकी आप समझ लो कि ऐसा ही सिस्टम है, एनर्जी तो एनर्जी होती है, एनर्जी तो एनर्जी हो गई है, चाहे वो जॉल है। जॉल बेटा, जॉल जॉल एनर्जी है ना। आपने इस रोटेशन के बारे में सुना है? एनर्जी पोजेस्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेशन, रोटेशनल मोशन। जब ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन में होते हैं तो तब उनके पास जो एनर्जी होती है, सब प्लीज लिखती, ये मैं कर दूंगा ठीक है। एम की जगह आई। भाई लीनियर मोशन में एम होता है, इनर्शिया के लिए एम यूज हो रहा होता है, और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया आई यूज हो रहा होता है। ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर जॉल। बेटा एनर्जी है ना। जॉल जॉल मैं कर दूंगा मेरा बच्चा, प्लीज आप टेंशन ना लो। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपके पास आ गई। अच्छा बेटा, टॉर्क आप सबने पढ़ा होगा। टॉर्क आपने सबने पढ़ा होगा। तो ना मैं आपको थोड़ा सा बहुत आसान करके ना लीनियर के साथ साथ समझा देता हूँ कि देखिए बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन में, बल्कि उससे पहले मैं समझा देता हूँ। ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इसको मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने बेटा लगाई फोर्स, और ये इसकी जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक बेटा जो डिस्टेंस है, ये इसे कहते हैं आर, और ये कहता है मोमेंट आर। ठीक है, तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क मेरा बच्चा बेसिकली क्या होता है? अगर मैं आपको क्वालिटेटिवली, क्वालिटी के हिसाब से बताऊं, तो बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इस फोर्स की वजह से जो ये रॉड घूमेगी, ये कहलाता है टॉर्क। यहाँ से फिक्स है ना बच्चा, फोर्स लगाएंगे तो घूमेगी। और अगर मैं क्वांटिटी के लिहाज से बताऊं, क्वांटिटी के हिसाब से कहा जाता है क्वांटिटेटिवली। तो मेरा बच्चा क्वांटिटेटिवली टॉर्क जो होता है वो होता है, इस मोमेंट आर्म, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप डायरेक्शन लेते हो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिवली मेरा बेटा टॉर्क होता है इस आर का
एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों डेफिनेशन आ सकती हैं, आप इसमें बना सकते हो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इनटू एफ। और डायरेक्शन वैसे ही आप राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपको पता है बेटा, जब क्रॉस हटता है तो आपके पास आर एफ साइन थीटा आता है, ठीक है मेरा बच्चा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड, बाएं हाथ की फिंगर्स बोला तो पूरा राइट हैंड रूल्स आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो मेरा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया मेरा बच्चा टार। अब मेरा बच्चा देखो, अगर मैं लीनियर मोशन लूं, लीनियर मोशन मीन सीधी लाइन में, अगेन जैसे मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी समझाई थी ना, ये भी समझाऊंगा क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे हो। तो बेटा फोर्स होती है एम ए, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रही होती है मेरा बेटा, याद रखना, वही काम आप समझ सकते हो कि एनर्जी ले सकते हो टॉर्क की, ठीक है, वही काम टॉर्क कर रहा होता है। इसका यूनिट देख लो बच्चे, इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि बेटा है जूल, ठीक है। और मेरे बच्चे इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, तो डायमेंशन की वही वर्क वाली होंगी, एम, क्योंकि जॉल है ना, M L2T - 2, कुछ गलती करो तो मुझे बता देना मेरे बच्चे, ठीक है। तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स कर रही होती है, सेम वही काम रोटेशन में टॉर्क कर रहा होता है बेटा, याद रखना। जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही लीनियर में F = ma है, तो रोटेशन में टॉर्क है। और अगर आप इसको मिलाओ, फार्मूला बनाओ, तो इसकी डेरिवेशन है छोटी सी, बेसिकली हम नहीं करेंगे, तो आपको याद करने के लिए मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये जैसे एम आ रहा है, एम, तो एम का यहाँ पर कोरिस्पोंडेंट क्या है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और ए आ रहा है तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। तो बेटा ये इसका काउंटर पार्ट है, किस फॉर्म में, याद रखिएगा। सेम वही काम जो फोर्स कर रही है, सेम वही काम यहाँ पर और कर रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ इट्स डेरिवेशन, ठीक है, बट ये आपने याद रखना है। इट्स मीन टॉर्क जो है वो अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा तेजी से अल्फा होगा, अल्फा बढ़ रहा होगा, टॉर्क बढ़ेगा। अल्फा जीरो है तो जैसे एक्सेलरेशन जीरो कर दो आप, तो फोर्स जीरो हो जाती है ना। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो बच्चे जी, तो हम कहते हैं भाई नो नेट फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ पर भी टॉर्क, तो सेम एनालॉजी आपने लीनियर के साथ ऐसे बनानी है, ठीक है बच्चा जी। इज दैट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? बहुत आसानी से मैं आपको चीज करवा रहा हूँ, बिल्कुल मजे मजे में। इसको आप लोगों के पास नोट करते हो, ये बहुत काम आएंगे आपको ये नोट सारे। ये जो नोट्स है ना, ये आपको 5-10 मिनट में सब रिवाइज हो जाएगा, पूरा सर्कुलर मोशन, खासकर आज वाले सब, ये इतने जबरदस्त आपको नोट बन जाएंगे आपके लिए सर्कुलर मोशन के, आप बोलोगे सर मजा आ गया। सब चीजें आपकी इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है मेरा बच्चा, सही है। अभी मैं इसके एमसीक्यूज भी करवाता हूँ, बट यहाँ तक मुझे आप लोग बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी?
बच्चा क्लियर है, प्लीज मुझे